हेलो एवरीवन। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है तो इट्स ओके। पर कोशिश करें कि आप अच्छी तैयारी करते जाएं क्योंकि आज की तैयारी ही कल हमारा एग्ज़ाम निकालेगी। तो चलिए, हमने 65 तक के क्वेश्चन कर लिए थे टेस्ट सीरीज़ में, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 66 आप जो देख रहे हैं इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये इसका की फैक्टर है, सुमेलित सही नहीं है या सही है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो इसमें से देखिए, वेबगत का सिद्धांत ऐसे भी आपको हिस्ट्री में पता होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर जब रोक लगी थी, इसके बाद में लॉर्ड रिपन ने उस पर छूट दी थी, यानी कि इस एक्ट को हटाया था। तो ये जो लॉर्ड कर्जन से इसको मैच किया गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यही इसमें गलत मैच है, ठीक है। एल्बर्ट बिल भी पता, वेबगत का सिद्धांत तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। तो आई होप ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री को आपको कई बार रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। पहले तो पढ़ना चाहिए, इसके बाद रिवाइज ज़रूर करनी चाहिए। ओके, चलिए ये देखिए, ये भी 3 कटिया पद्धति, ये भी बहुत फेमस है और ये ज़्यादातर सभी लोगों को आता ही होगा आंसर। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते हैं कि जब बिहार के चंपारण ज़िले में नील की खेती के लिए ब्रिटिश ने इंडियन को मजबूर किया था, तो फिर उसके जो विवाद हुआ था, तो फर्स्ट जो सत्याग्रह आप मान सकते हैं या जो जिसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था, गए थे, वो यही वाला है। 3 कटिया पद्धति में ही गए थे गांधी जी, जब ब्रिटिश नहीं मान रहे थे और उन्होंने बोला कि हमें इतने भाग पे हमें खेती करके दो। तो ये उसी से रिलेटेड है, आई होप पता होगा आपको। ये देखिए, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। तो पर्णपाती आपको पता होगा, वो पेड़ जो पत्ते गिरा देते हैं, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन। ये शंकुधारी वन आपको ज़्यादातर ऐसे रीजन में मिलेंगे जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, क्योंकि पत्तियाँ अपने आप को ऐसे सिकोड़ सी लेती हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है कि किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इसके पास में ना बारिश खूब होती रहती है, वर्षा होती रहती है। तो अब इसलिए जब वर्षा होती रहती है तो रेन फॉरेस्ट ही मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ें ये वेजिटेशन वाले लेसन में मिल जाएंगी। इसके बाद में ये देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ल्ड मैप करवा रही हूँ, उसकी मैंने क्लास आज अपलोड कर दी है। 2 दिन से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो आप अगर उससे 6 से 7 मिनट की क्लास रहती, बहुत बड़ी क्लास नहीं रहती है, और आपके 6 से 7 मिनट तो कहीं भी बात करते करते निकल जाते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी अच्छी पता चलेंगी। तो हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि इसमें भी कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको चारों आने चाहिए। कहने का मतलब तो यही है। थालघाट आपका पता है महाराष्ट्र में है, जो पुणे नासिक रोड है, तो ये उसको उससे जोड़ता है आई थिंक। इसके बाद में चांगला, ये लद्दाख में है। दीफू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। माना जो है ये हिमाचल में नहीं है, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, तो ये आपका आंसर इसका 69 का डी हो जाएगा। देखिए, ये आपका असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको अगर ए कथन पता है और कारण नहीं पता है तो मे भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी हल्के धूसर से राख धूसर रंग की होती है, ठीक है। मिट्टी का रंग निक्षेप की गहराई, सामग्री की बनावट और परिपक्वता प्राप्त करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है ना। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले सोचिएगा कि ये जो कह रहा है क्या इसका कारण सही है। वैसे आंसर बताएं तो आपका ये जाएगा, दोनों ही सही हैं, कथन और कारण दोनों ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वायुमंडल में ओजोन की अधिकता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं ओजोन गैस होती है ना, वो सॉरी ओजोन लेयर होती है ना। तो उसको मापने के लिए इकाई, जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताना है। ये हो गई आपकी तो इसकी 71 की वजह से ये डाप्सन इकाई होती है। ये जो वायुमंडल के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री, यानी कि गार्डन डाप्सन के नाम पर इस इकाई का नाम रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72, निम्नलिखित में कौन सी जंतु प्रजाति IUCN की लाल सूची के अंतर्गत अति संकटग्रस्त के रूप में सम्मिलित है। तो देखिए, जो ये IUCN की लिस्ट होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी खूब पूछता है, यूपीपीएससी भी पूछता है, और यूपीपीएससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें पूछा जाता है। तो मैं इसकी PDF मिलेगी या
इसका अगर कोई पिक मिलेगी, अच्छा डेटा मिलेगा जो इसका एग्ज़ाम में आता है, तो मैं उसको ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल रिसोर्स यूपीपीएससी पर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास है लूसेंट है या घटना चक्र है या कोई और किताब, कोई सोर्स है अच्छा जो काम आ सकता है, जो इसमें है, तो फिर आप उससे ज़रूर पढ़ लीजिए। ये ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते, ये ज़रूर आते हैं। वैसे इसमें लाल पांडा है, आपने देखा होगा लाल पांडा पेड़ों पर रहता है, लाल पांडा जो है वृक्षों पर रहता है। ये स्तनधारी जीव है और ये अपने भारत, नेपाल, भूटान एवं उत्तरी म्यांमार की पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में केवल एक आंतरिक परिवर्तन होता है। इसके बाद में द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में 2 आंतरिक परिवर्तन होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से कम तीव्र होता है। तो यानी कि तीनों में ही फैक्टर में कौन सा से सही है। थोड़ा सा सोचिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो, फिर आंसर दीजिएगा। तो जैसे आपने परावर्तन देखा होगा, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जो आपका इंद्रधनुष है ये बनता है। तो वैसे इसका सी सही होगा, फर्स्ट और सेकेंड इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये निर्माण में केवल आंतरिक परावर्तन होता है, द्वितीय इंद्रधनुष के निर्माण में 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये उससे बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी देखिए ये क्या कह रहा है 74 में कि निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक नहीं है। तो आपने इनका अगर नाम कभी सुना होगा, राइजोबियम, माइकोराइजा, एजोस्पिरिलम, या इनमें से कोई नहीं। तो वैसे इसका ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। स्मरण शक्ति मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती है, यानी कि जो मस्तिष्क का भाग है वहाँ पर कहाँ पर हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कंट्रोल होती है। नियंत्रित मतलब कंट्रोल होती है ना। तो यही फ़ायदा है टेस्ट सीरीज़ का। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं कि हमें फिर अच्छा रहता है हमारे लिए। तो थोड़ा सा सोचिएगा पॉज करके वीडियो। तो जो ये हमारा प्रमस्तिष्क है, यहाँ पर जो हमारी मस्तिष्क का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सार्वजनिक टीकाकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका टीकाकरण करना है। अब ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि जो यूपीपीएससी आरओ होता है या यूपीपीएससी, उसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक पोर्शन से ज़रूर आते हैं। तो देखिए, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 10 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और स्तनपान कराने वाली माँ, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष का सार्वजनिक उद्देश्य है टीकाकरण के अंतर्गत वो किसका है। तो आप पहले सोचिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। ठीक है, चलिए ये छोड़ देते हैं, ये उस समय का है तो कोई बात नहीं। बाकी हमें आगे का देखना है, क्योंकि हमारे लिए जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो ज़रूरी है ना। देखिए, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं पॉलिटी में, जो हमारी राज्य व्यवस्था है इसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर बना देते हैं कि कौन सी चीज़ हमने किस देश से ली है। तो देखिए, अगर आपको ऐसे याद होगा तो पहले ही तुरंत में ये इससे हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आपको पता ही है कि जो हमारी समवर्ती सूची है और जो हमारी 3 सूचियां हैं, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके बाद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा जापान का कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें यही जो ऑप्शन है यही सही है। ठीक है, ये जो ब्रिटिश संविधान से आपातकालीन, ये यहाँ पर गलत है, ये ऑप्शन सही है और ये दोनों भी सही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता एवं स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये कथन है, इनको आपको सही या गलत बताना है। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। अब ये पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। ठीक है, तो पहले सोचिएगा, आपको अगर आपने पढ़ा है और आप रिवीजन करते जाइए। तो देखिए, ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा, ये पहला वाला, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता, यहाँ पर ये जो शब्द दिया है ना, यही इसी ने इस आंसर को गलत कर दिया। स्थापना तो करते हैं राष्ट्रपति, पर अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये भी है
कि ये 1971 के द्वारा संविधिक है, ना कि संवैधानिक है। तब 1971 के द्वारा किया गया था और इसके जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनको बांटा गया है 5, उत्तर पूर्वी है, तो इस तरीके से इनको बांट के बनाया गया। तो इस ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सी होगा, यानी कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द ने आंसर को गलत कर दिया। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है एग्ज़ाम के समय, है ना। अब एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जो अपॉइंटमेंट होती हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के, वो कौन करता है? आपको ये सोचना है। भारत के राष्ट्रपति, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री। तो देखिए इसमें जो राज्य के डिस्ट्रिक्ट जजेस की पोस्टिंग की जाती है उनके लिए राज्यपाल, है ना, आपने सुना ही होगा। इसके बाद में ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर फिर आपको अगर चारों आते हैं तो ही आप आंसर इसका निकाल पाएंगे, है ना। देखिए इसमें ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, पर यहाँ पर जो ये चंद्रगुप्त प्रथम दिया है ना, इस जगह पे हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 85 क्वेश्चन में। देखिए ये कह रहे हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के खिलाफ जिहाद का आदेश दिया था, ठीक है। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। तो अब इन दोनों में से कौन से सही हैं? तो ये जो यहाँ दिया ना पानीपत के युद्ध में बाबर ने, तो ये पानीपत के युद्ध में नहीं दिया था जिहाद का आदेश, इसने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया था, 1527 में, ठीक है, इसमें इसने जिहाद का दिया था। तो ये वैसे आंसर, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा 2 ओनली सही है, तो केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जो 86 है, ये कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये फैक्ट वाले क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में खूब पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपको फैक्ट काफ़ी रटने पड़ेंगे, रट के याद होते हैं, आप पढ़ के याद होते हैं, जैसे भी होते हैं इनके प्रकरण आपको याद जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम निकालना है। हमें अगर रट के भी याद होता है तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वो तो आपको याद होगा, ढाका में की गई थी। कब की गई थी? तो आपने उसमें क्या नाम से पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, 1906 में। और ये ढाका में, जो ढाका के वो थे नवाब आगा खान, आपने नाम सुना होगा। तो ढाका में आगा खान थे जब इसकी स्थापना की गई मुस्लिम लीग की। सलीमुल्लाह खान थे। इसके बाद में एक और सदस्य थे मोहसिन उल मुल्क, मैं नाम लिख देती हूँ, मोहसिन उल मुल्क थे, है ना। इन तीनों लोगों के उसमें की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मोहसिन उल ऐसे डैश करके है मुल्क, ठीक है, और ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते। देखिए ये भी फैक्ट का एक क्वेश्चन है कि घटनाओं को कालक्रम, अब कालक्रम में आ गया, है ना। तो आप पहले इसको थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, सोचिएगा इसमें कौन सा बनेगा जा करके, है ना। तो देखिए अगर आपको इसके ईयर याद हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आपको याद होगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा ये जलियांवाला बाग है ये आपका 1919 में, तो 16 के बाद में 1919 आ गए, है ना। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी 1923 में, 1923, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 2, है ना। स्वराज पार्टी का गठन, ये नहीं ये 1920 जाएगा और ये 1923 में, है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1919, 1916, 1919, 1920 और 1923, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्वालो, होल्स, ओवला और पोल्ज जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियल टोपोग्राफी में, एरिड यानी शुष्क स्थलाकृति में, कास्ट टोपोग्राफी में, या फिर कोस्टल टोपोग्राफी में। अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे ये काफ़ी थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, डेली कभी नहीं दिखाई देगा आपको एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी से, नॉर्मल डेली में। तो देखिएगा ज़रा। तो वैसे ये जो आपके चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये आपके इसमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। कृष्णा नदी नहीं गुजरती है,
ये आपको ध्यान रखना, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से या मध्य प्रदेश से। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसका आपको तुरंत ही आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए वैसे भी इन तीनों राज्यों से ये निकलती है, मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। मैं इंडियन ज्योग्राफी भी मैपिंग कराऊंगी, आपने अगर पहले से पढ़ रखा तो ठीक है, वेल एंड गुड, रिवीजन करते जाइए। नहीं पढ़ रखा तो आप वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इसके बाद में देखिए जनजाति के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अब, लेकिन यहाँ पूछ लिया है कौन सही सुमेलित नहीं है ना। देखिए सही सुमेलित नहीं है ऐसा ज़रूर पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो भूटिया है ये यूपी में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। भील है राजस्थान में, आपने तो भील का खूब नाम सुना होगा। ये जो आपकी तमिलनाडु यहाँ दे रखा है राज्य, ये जो मत्स्या है ये ओडिशा में पाई जाती है ना। ठीक है, ये ओडिशा में पाई जाती है। तो हमारी सी सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में गिद्धों के संरक्षण हेतु जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो बहुत अच्छे से सबको पता है, हरियाणा में। उसके बाद में डर्टी डोजन्स के नाम से प्रचलित प्रदूषक संबंधित है। तो ये जो हमारे कन्वेंशन होते रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो ये स्टॉकहोम अभिसमय से डर्टी डोजन्स के नाम से, है ना। इसके बाद में आ जाते हैं 93, ये रीजनिंग असर्शन का है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में चल सकता है। तो ये रीजनिंग असर्शन है, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक ठाक तो आपको पता होगा, है ना। वैसे ये गलत है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये गलत है। आर लेकिन सही है। तो हम अपना 94 नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि हींग ऐसा संगठक है जिसका प्रयोग प्रायः हमारे भोज्य पदार्थों यानी खाने की चीज़ों में, जो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये पौधे का कौन सा भाग है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमारा आयोग। तो हम छाल है, हींग, फल है, जड़ है, तना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये इसका 94 का बीज आएगा, यानी कि जो हींग यूज़ होती है वो जड़ होती है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग तो हृदय नहीं होता, गुर्दा भी नहीं होता, ये हमारा इसका प्लीहा होता है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हो जाता है, ये तो नॉर्मल है, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमी अगर आपने पढ़ रखी, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऐसी बेरोजगारी या चक्रीय प्रचंड क्या होती है, आयोग जरूर पूछता है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए जो इसका ए है, ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी दी है, संरचनात्मक, ये आपका 2 से मिलान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चक्रीय बेरोजगारी, ये अर्थव्यवस्था में चढ़ाव और उतार के लिए शो होती है। ठीक है, तो ये इसमें चली जाएगी, मिल जाएगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सी हमारी व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा बन रहा है ए का 2 B4, ये हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में पूछा गया है। आपको WTO की जो संरचना हुई थी, कब इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विकासशील देशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वैसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों की उपयुक्त परिभाषा दी गई है। वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली GSP 1971 में विश्व व्यापार संगठन WTO के तत्वाधान में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा से कथन सही है। तो इसमें वैसे ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड, क्योंकि WTO ने ऐसे डिफाइन करके परिभाषा नहीं दी है। ये देश ही जो हमारे होते हैं, कंट्री, वही डिसाइड करते हैं। तो इसने तो विकसित और विकासशील देशों के लिए परिभाषा कोई नहीं दी है, जो सदस्य देश होते हैं वही खुद ही करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं कि कौन विकासशील है कौन विकसित है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 98। निम्नलिखित में कौन सा देश 2016 से 20 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा, यानी कि लार्जेस्ट सप्लायर रहा आर्म्स, विच कंट्री। ठीक है, 26 to 20, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद होगा तो वैसे ही हमारा दोस्त है जो रूस, रसिया, यहाँ से हम हथियार जरूर मंगाते रहे हैं, है ना। इसके बाद में प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
एक पुलिस जिक्र होता है, एक प्रेस जिक्र होता है, कई पुरस्कार होते हैं। अभी पुरस्कार से क्वेश्चन खूब बन रहे हैं तो आपको याद रखने होंगे। तो वैसे ये वास्तुकला जो आर्किटेक्ट होता है उसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ना। चलिए आ जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 मार्च 2021 को ग्लोबल विंड रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? वैसे ये करंट से है, पर अगर आप चाहते इसे स्किप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसका आंसर फिर भी बता देती हूँ। तो इसमें पूछा है कि संस्करण यानी कि पब्लिश्ड जो एडिशन होता है वो कौन सा था। तो वैसे ये तो 16वां था जो हमारा COP26 चल रहा था ना, ये उसके विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। इसके बाद में राष्ट्रपति किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है। आपको तीनों को पहले पढ़ना है ध्यान से, फिर आपको सोचना है जो आपने पढ़ा है उसमें से क्या इसमें सही निकलेगा। तो आप पहले थोड़ा सा सोचिए फिर आंसर बताइएगा। तो देखिए इसमें इसका आंसर सी सही होगा। 2 इसलिए गलत हो रहा है कि ये राष्ट्रपति खुद से ही घोषित नहीं कर सकते हैं। इसमें पहले जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो डिसाइड करेंगे, बात करेंगे, इसके बाद में घोषित होगा। संविधान ने ऐसी शक्ति केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में दिया था कि दिल्ली को उच्चतम न्यायालय की पीठ घोषित किया जाए, लेकिन अन्य जगह पर अगर घोषित करना होगा तो उसमें जज साहब की भी पहले रिकमेंडेशन लगेंगे फिर साथ में होगा, है ना। तो इसलिए ये जो आपका 2 है ये गलत हो जाता है। अब हम चलते हैं। एक निकाय के रूप में ग्राम सभा में शामिल है, ये पंचायती राज से आपका आया है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये पूछ रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु एक गांव में 25 वर्ष से अधिक है, ग्राम सभा में शामिल होने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है कि एक गांव में सभी पंजीकृत मतदाता, ग्राम सभा में कौन शामिल है? निर्वाचित वार्ड सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। एक गांव में सभी पंजीकृत मतदाता वो ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं, है ना। ये वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके राज्य व्यवस्था की नींव के रूप में इसको जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था उसको शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ये जो मूल रूप से संविधान बना था पहले उसमें शामिल नहीं थी, ऐसा आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने फिर थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, 103 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अब ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है, अगर फैक्ट नहीं मालूम है तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखिए पॉज कीजिए वीडियो को फिर बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल आ जाता है। 1954 में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर। तो यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद पूछ रहा है उसके लिए अनुच्छेद आपका 263 इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से एंशियंट का है। जो भारतीय दर्शन के रूढ़िवादी स्कूल 6 रूढ़िवादी स्कूल थे, ये उनके बारे में बताया गया, 4 के बारे में। तो आपको मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो सांख्य है इसके जो हैं ये कपिल जी हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो न्याय है ये गौतम मुनि जी की हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा है ये जैमिनी। ओके, अब लास्ट में बचा आपको ये वैशेषिक, ये कणाद जी हैं। तो A2 ये फर्स्ट एक ही आ जाता है। ठीक है, ये देखिए पहले ही आ जाता है A2, यहाँ देख लेंगे हम, हमारा तुरंत आ जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? ये तो ज़्यादातर यूपी PCS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ के फैक्ट आपको पढ़ने ज़रूरी रहते हैं, है ना। मध्यकालीन इतिहास का ये क्वेश्चन है। देखिए ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति यानी कि मेमोरी या याद में किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया गया था। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ पर 2 आएंगे। ये स्मृति पूछ रहा है, अगर ये पूछ लेता कि स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी तो फिर आंसर इसका बदल जाता। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। जो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहर बनवाए थे, जिसमें कि आपका जौनपुर है, फिरोजपुर है, फतेहाबाद है
ऐसे कुछ शहर थे, हिसार है ना। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन किसके याद में की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, तो अभी ये आंसर है। अगर स्थापना पूछ लेता तो फिर आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये रीजनिंग के सेशन का क्वेश्चन है। कथन और कारण के रूप में कथन है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत भलाई सभी की भलाई में निहित होती है कि अवधारणा को अपनाया। ठीक है, वह जॉन रॉस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से अधिक प्रभावित थे। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये फैक्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पता होगा, है ना। तो यहाँ पर तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे भी गांधी जी सबकी भलाई व्यक्तिगत भलाई में निहित है, या ऐसे करके वो तो इसके बहुत बड़े मतलब कि कह सकते हैं कि आदर्श हैं इस बात के। और जॉन रॉस्किन के अनटू द लास्ट ये भी उनके सही है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए ये तो आपको पता हो गया होगा, लॉर्ड रिपन यहाँ पर ही आपको पहले याद आएंगे। आपको याद होगा जब बाल गंगाधर तिलक जी का जो केसरी है और कुछ अन्य पत्रिकाओं पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला के उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो रिपन ही थे जिन्होंने इस चीज़ को खारिज किया था, मतलब ख़त्म किया था भारत से। तो उससे इस हिसाब से इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा। ये आपको आइडिया से ये मालूम हो गया होगा थोड़ा सा, अगर आप अपना सेंस लगाएंगे तो आपको इसका आंसर अच्छे से आ जाएगा। मैंने भी इसके पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में 35 या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन में मैंने आपको 38 में आई थिंक बताया है इस बारे में। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। ये तो एल्युमिनियम जो ये हमारा धातु है और ये हमारा अयस्क है, यानी कि ओर है और ये मेटल है। तो एल्युमिनियम ये सही है, लोहा मैग्नेटाइट ये भी सही है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर याद आ रहा होगा तो टिन जो है एक लेना, यहाँ पर टिन ना होकर के यहाँ पर आ जाएगा सीसा, है ना, यहाँ पर सीसा आ जाएगा। बाकी सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब ये देखिए ये अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है, हालांकि ये इंडियन मैपिंग का क्वेश्चन है। तो मैं अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं वीडियोस बना रही हूँ, और सिर्फ वीडियोस इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मैं आप सबके लिए भी थोड़ी मेहनत कर रही हूँ कि शायद मेरे मैपिंग से आपके 2-4 क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएँ और एग्ज़ाम में आते भी हैं। अगर उनको आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा टाइम देके तो आपको फ़ायदा करेंगे, इसलिए मैं बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो बना देते हैं, सपने दिखा देते हैं, बोल देते हैं कि आपका हो जाएगा आर ओ में मेरी ये क्लास लेने से। नहीं, मैं तो कहूँगी मेरी ही केवल क्लास ले लेने से आपका कुछ भी नहीं भला होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर बोलने की कोई बात नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हो रियली दिल से तो फिर आपका एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, ये ज़रूर श्योर है। पर मैं अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता रही, जिसमें कि मैं सारे फैक्ट कोशिश कर रही हूँ डालने की, पर अभी रिवर मेरी रह जा रही है, मैं उनको भी बताऊँगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ के सिर्फ वीडियो बना देना ये मेरा उद्देश्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर मेरे मैपिंग की क्लास को देखेंगे, छोटी क्लासेस हैं, 4 से 5 मिनट तो आप ऐसे भी यहाँ वहाँ खड़े होकर निकाल सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट में अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, बाकी चॉइस आपकी है। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सब वीडियो बना के डाल रही हैं तो फिर ऐसा नहीं है। आप अगर फॉलो कर सकते हो तो ज़रूर करें, आपके क्वेश्चन बढ़िया से सही होंगे आराम से। हाँ, अगेन मैं कहूँगी कि सिर्फ मेरी वीडियोस देख के आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो ये बिल्कुल मूर्ख बनाने वाली बात है। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये मेघालय है, मिजोरम भी बनाता है म्यांमार के साथ, मणिपुर भी बनाता है और नागालैंड भी बनाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये मेघालय है ये नहीं बनाता है सीमा। आप मैप में देख लीजिएगा एक बार, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हालांकि भारत से बीचों बीच से तो 2 रेखा गुजरती ही नहीं है, आपको तो पता है, जैसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा तो भारत के मध्य से होकर गुजरती ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो फिर आपका बे सही बचा, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, हाँ 8 सिस्टर इसी को बोलते हैं, तो गुजरती है। ठीक है,
तेल अवशोषक आयल जैपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयल जैपर, ठीक है, ये 5 जीवाणुओं का समूह है जिसका प्रयोग क्रूड तेल एवं तैलीय कचरे के निम्नीकरण में किया जाता है। इसे ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा, टेरी का होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, है ना, इसका टेरी का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें आपके दोनों ही चीज़ें सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि जो ये 5 जीवाणुओं के उप प्रकारों को एक स्थलीकृत करके जो तेल होता है, इसे हमें जो ये लोग होते हैं, मतलब कंपनी वाले, आयल जैपर हाइड्रोकार्बन यौगिकों तथा तेल रिफाइनरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसका ये लोग भक्षण कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों समय सही हो जाएंगे। तो देखिए, ये अगेन एक कन्वेंशन का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए जैसे आपने पढ़ाई की, आपको 2 कन्वेंशन नहीं याद आ रहे हैं, पर फिर भी अगर आपको 1 या 2 याद हैं तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलती रहती हूँ कि मैं बीच बीच में आपको PDF शेयर करती रहती हूँ, और क्लासेस को आप देखते जाएंगे तो आपके निश्चित ही क्वेश्चन सही होंगे। मेहनत और पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती है ना। तो यहाँ पर जैसे अब आपको है या मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि मेरे को ये जो B नंबर है ये मेरे को याद है कि ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये उससे संबंधित है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो अब, लेकिन इसने B 2 जगह ऑप्शन दे रखा है, तो अगर मेरे को एक और भी ऑप्शन अगर याद है, ठीक है, तो फिर मेरा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, मेरे को एक ये याद है, नागोया को मेरे को याद है और B को याद है। तो ऐसे मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, है ना। तो ये हमारा इसका B ही सही हो जाएगा, है ना। A4 नागोया आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के बारे में है। और देखिए B मेरे को याद ही था, है ना। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड 3 से है संबंधित, C का 2 से है। ओके, बॉन समझौता, प्रवासी प्रजाति जो आते रहते हैं ना एशिया से, फॉल्केन और ऐसे करके बहुत सारी प्रजातियाँ, ये उनके संरक्षण के बारे में। अच्छा, मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी शॉर्ट, और ये पूरे जो और इम्पोर्टेंट हैं कन्वेंशन मैं उनके बारे में बता दूंगी, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चाहती हूँ, आप आराम से कर लें, अभी हमारे पास टाइम है। तो मेरे पास लगभग 15 से 20 जो टेस्ट सीरीज़ है मैं वो सारी करवाऊँगी, जिससे कि आपके और सारे क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वो चीज़ें दूर होती रहें और टेस्ट सीरीज़ आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएं। तो थैंक यू दोस्तों।